1979 में आया था और वजूद में आते ही जिसके ऊपर अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों में सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध की भरमार लगा दी थी। हथियार खरीदना तो दूर की बात, दुनिया के ज्यादातर देश जिस ईरान के साथ व्यापार तक नहीं किया करते थे, उस ईरान ने आखिर मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल कैसे किया? आखिर कैसे उस दौर का कमजोर और गरीब ईरान आज के दौर में दुनिया का मिसाइल सुपर पावर बन गया है, जिसकी मिसाइल ने रशिया जैसे ताकतवर देश को भी अपना दीवाना बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों को होश उड़ा रखे है। आखिर कौन था वो एक कम उम्र वाला लड़का जिसने ईरान को यहाँ तक पहुँचाया और जिसका एहसान शायद ईरान कभी नहीं भुला सकेगा? तो चलिए ईरान के मिसाइल सुपर पावर बनने की इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अभी ईरान के अंदर रेवोल्यूशन को 1 साल भी नहीं हुआ था कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की शुरुआत कर दी गई। ईरान को इस क्रांति ने अमेरिका, इजराइल और बाकी यूरोपियन देशों को तो परेशान किया था, मगर उससे भी ज्यादा परेशान थे अरब के वो आसपास के देश, जिनको ये खतरा सता रहा था कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी हमारे यहाँ पर भी ना आ जाए और बिल्कुल ईरान की तरह ही हमारे यहाँ भी कोई क्रांति ना हो जाए। दूसरी तरफ ईरान को भी ये समझ आने लगा था कि अगर उसको लंबे समय तक सरवाइव करना है तो दुश्मनों से बचकर रहना होगा। ईरान बस इसी कश्मकश में था कि अगले ही साल ईरान के पड़ोसी देश यानी कि इराक के मशहूर लीडर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सद्दाम हुसैन को अमेरिका या फिर बाकी यूरोपियन देशों की मदद भी हासिल थी और यहीं से आगाज हुआ 8 साल तक चलने वाली उस जंग का, जिसको इराक ईरान वार के नाम से याद किया जाता है और जिस जंग में दोनों ही तरफ से सैकड़ों या फिर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान ले ली। साथियों, इस जंग में 1984 में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया था जब इराक ने ईरान के बहुत सारे शहरों पर लगातार बमबारी शुरू कर दी। इस लगातार की गई बमबारी को ही इतिहास में वॉर सिटीज के नाम से याद किया जाता है। मामला यही था कि ईरान भले ही एरिया में या फिर मैन ऑफ पावर में इराक से काफी बड़ा था, लेकिन इकोनॉमिकली देखे या फिर टेक्नोलॉजिकल देखे तो इस मामले में वो इराक से काफी पीछे था। इसीलिए इराक को शुरू से ही उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द ही ईरान को हराने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद और महीनों और सालों गुजर जाने के बाद भी ऐसा न हो सका, जिसकी वजह से अभी ईरान के मशहूर शहरों के ऊपर बमबारी करने का फैसला किया गया और मकसद बिल्कुल साफ था कि ईरान के आम लोगों को मोरल को डाउन किया जाए। मतलब उनको अंदर से ये महसूस हो कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, वो बहुत कमजोर है और वो अपने दुश्मन से हार चुके हैं, या अगर हारे नहीं तो कम से कम कभी जीत भी नहीं पा सकते। दूसरी तरफ इराक के इन खतरनाक हमलों का जवाब देने के लिए ईरान के पास शायद कुछ भी नहीं था। एयरफोर्स और आर्टिलरी वगैरह थी तो मगर हद से ज्यादा कमजोर। आर्टिलरी तो सिर्फ बॉर्डर सिटीज पर ही हमला कर सकती थी। रेंज के हिसाब से देखे तो लगभग 30 किलोमीटर दूर तक, जबकि एयरफोर्स के जो पहले से ही काफी लिमिटेड और कमजोर थी, वो इराक के एडवांस रडार डिफेंस के सामने बेबस नजर आ रहे थे। हालांकि ऐसी मुश्किल कंडीशन में भी ईरान के जेट 2 बार इराक के डिफेंस सिस्टम को तोड़कर वहां पर स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए थे। तो कुल मिलाकर लगातार एयर स्ट्राइक की मदद से डोमिनेट कर रहा था, जबकि ईरान कंप्लीट बेबस नजर आ रहा था। इसी बेबसी के आलम में ही ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली और दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। दूसरे ऑप्शन पर नजर दौड़ाने के चक्कर में ईरान के दिल में मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने का ख्वाब पैदा हुआ। हालांकि इस बड़े ख्वाब को पूरा करना एक ऐसी कंट्री के लिए लगभग नामुमकिन था जो ऑलरेडी दुनिया भर के सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों से घिरी पड़ी थी। अगस्त 1984 में IRGC मिनिस्टर मोहसिन रफी दोस्त अपनी एक टीम को लेकर निकलते हैं, जिनका सीधा मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से ईरान के लिए मिसाइल हासिल की जाए। पहले तो वो सीरिया पहुंचे, जहां के उस दौर में लीडर थे हाफिज असद। उन्होंने ये कहकर ईरान को मिसाइल वगैरह देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके ये सारे सिस्टम सोवियत यूनियन द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। मगर वो फिर भी इस बात के लिए राजी हो गए कि मिसाइल प्रोग्राम में वो ईरान को लिमिटेड ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन ईरान के लिए परेशानी की बात ये थी, न तो ट्रेनिंग के लिए उसके पास ज्यादा लंबा वक्त था, और अगर वो ट्रेनिंग ले भी लेते तो उनके पास मिसाइल नहीं थी। उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कहाँ पर करते?
तो इसीलिए ये टीम सीरिया से फौरन लीबिया पहुंची। वहाँ के लीडर मोहम्मद गद्दाफी ने ईरान को मिसाइल देने की हामी भर दी और साथ ही में एक ऐसी टीम भेजने को भी कहा कि जो ईरान के लोगों को ट्रेनिंग देती। आखिर ये कैसे लॉन्च होती और कैसे इसके बाकी काम किए जाते, मगर साथ ही बदले में कुछ डिमांड भी की। एक डिमांड तो ये थी कि ईरान एक अमेरिकन हब और डिफेंस देश के लिए अपनी कंट्री देगा। कि दूसरी डिमांड बड़ी ही अजीब थी। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि मोहम्मद गद्दाफी की तरफ से ईरान से ये डिमांड की गई थी कि जो मिसाइल उसको लीबिया से मिलने वाली है उनमें से 4 मिसाइल को वो सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत की तरफ छोड़ेगा। 2 महीने के बाद ही ईरान की जो फौज है मतलब IRGC उसने अपने आर्टिलरी डिवीजन के अंदर ही मिसाइल टीम की स्थापना कर ली, जिसका काम था कि अब वो मिसाइल वगैरह की मामलात को देखे। और उस टीम का कमांडर मतलब लीडर बनाया गया था हसन तेहरानी मुकद्दम को, जो उस दौर में बहुत कम उम्र हुआ करते थे। साल 1984 में अक्टूबर के महीने में हसन तेहरानी के उस वक्त 25 साल के थे और पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। वो लगभग 13 लड़कों की टीम लेकर सीरिया पहुंचते हैं। सीरिया जाने का मकसद था कि मिसाइल से जुड़ी हुई तमाम बेसिक ट्रेनिंग लेना, मतलब ये कैसे ऑपरेट होती है, कैसे लॉन्च होती है, बाकी तमाम चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। जाहिर है सीरिया ने तो ईरान को ट्रेनिंग देने का वादा किया था। ये हसन तेहरानी और उनके तमाम बाकी लड़कों के लिए बहुत खास मौका था, क्योंकि ये लोग इतनी करीब से मिसाइल को पहली बार देख रहे हैं। शुरुआत में तो माना जाता है कि सीरिया के इंजीनियर्स ने इन लोगों का मजाक कम से कम 3 साल चाहिए, लेकिन हसन तेहरानी और उनकी पूरी टीम ने मिसाइल को लेकर जिस तरीके का पागलपन था, इन्होंने सीरियंस को हैरान करते हुए वो 3 साल की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट करी। और दूसरी तरफ वादे के मुताबिक 2 महीने के बाद ईरान भी लीबिया से अपनी फर्स्ट शिपमेंट रिसीव कर चुका था, मतलब उसको लीबिया 8 मिसाइल दे चुका था, जिन मिसाइल के साथ लीबिया की तरफ से एक्सपर्ट की एक टीम भी भेजी गई थी। मगर तभी अचानक से ना जाने क्या हुआ कि लीबिया से आने वाली वो एक्सपर्ट की टीम, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ईरान के लोगों को बताएगी कि इस पे कैसे मैनेज करना है, कैसे लॉन्च करना है, उसने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया और ईरान को बताया कि ऐसा करने का ऑर्डर हमारे लीडर मोहम्मद गद्दाफी की तरफ से दे दिया गया और उनका कहना है कि ईरान की मदद करना बंद करो और फौरन अपने देश लीबिया वापस आ जाओ। इसके बाद ईरान एक बार फिर से अपने आप को बेबस पर पा रहा था, मगर तभी अचानक से हसन तेहरानी की, जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के लीडर थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि मिसाइल की डीप अंडरस्टैंडिंग की जाए। उन्होंने सबसे पहले तो IRGC मिनिस्टर यानी मोहसिन रफीक दोस्त से इस बात की इजाजत ले ली कि जो मिसाइल ईरान को लीबिया से मिली है उनमें से एक मिसाइल इनको दे दी जाए, ताकि वो गहराई से पहले उसकी हर चीज को समझे, हर चीज को देखे और फिर अपनी तरीके से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। हसन तेहरानी और उनकी टीम अपने इस मिशन के लिए पूरी जान लगा दी। दूसरी तरफ ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को फुल हैंड दे दिया गया। मार्च 1985 में आखिर ईरान के लिए वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया कि जब ईरान की ये टीम अपनी फर्स्ट मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ी थी। ईरान ने अपना इस पहली स्कब मिसाइल के जरिए से इराक की उस ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला किया जो उसके किरकुल के इलाके के पास मौजूद थी। इस मिसाइल लॉन्च को पूरे ईरान खूब सेलिब्रेट किया और जाहिर है इस चीज ने अब ईरान के लोगों को अंदर से जोश से भर डाला था। दोस्तों 1988 में जब इराक और ईरान का वॉर खत्म हुआ तो ईरान ने बाहरी ताकतों से मिली हुई कुछ मिसाइल मौजूद थी, लेकिन हसन तेहरानी को ये पता था कि फ्यूचर में ईरान के ऊपर आने वाली किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये सब कुछ काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने अब ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया, जिसके तहत उनका मेन मोटिव यही था कि ईरान ऐसी लॉन्ग रेंज की अलग अलग तरह की मिसाइल बनाएगी जो फ्यूचर में ईरान के ऊपर किसी भी तरह से आने वाले किसी भी तरह के खतरे को अच्छी तरह से टैकल कर सके।
حسن تہرانی کی طرف سے شروعاتی دور میں ہی 2 بڑے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے۔ پہلا تو یہ اتنی زیادہ رینج میں میسائل بنائی جائے کہ جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ وار کر سکے، مطلب دوسرے شبدوں میں کہوں تو ایران کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل تک پہنچ سکے۔ جبکہ دوسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ اتنی پریسائز بھی ہوگی امریکہ کے آس پاس کے دیشوں میں بھی جتنے بھی ایسٹ ہے وقت پڑنے پر ان کو بھی ٹارگٹ کر سکے۔ بس پھر کیا تھا، ایران وار سے تو نپٹ ہی چکا تھا، اسی لیے اب بڑی تیزی کے ساتھ میسائل پروگرام پر کام شروع کر دیا اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ میسائل ٹیکنالوجی میں ایران اوپر سے اوپر ہوتا چلا گیا اور ہر کچھ مہینے کے بعد یا سال کے بعد کچھ نہ کچھ میسائل ٹیسٹ ہونے لگی، خبریں بھی آنے لگی، اور جیسے جیسے ایران کا یہ میسائل پروگرام مومنٹ پکڑتا چلا گیا ویسے ویسے اب امریکہ نے ایران کے اوپر اور بھی زیادہ پرتیبند لگانا شروع کر دیے۔ بے شمار پرتیبند کے باوجود اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے انہی سینکشن کی وجہ سے لگ بھگ آدھی سے بھی زیادہ دنیا سے کٹ جانے کے باوجود ایران رکا نہیں۔ 1998 آتے آتے آخرکار لمبے انتظار کے بعد ایران میسائل ٹیکنالوجی میں اتنا آگے پہنچ چکا تھا کہ وہ ایک ایسی میسائل ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ جس کا نام تھا شہاب 3 اور جس کی رینج تھی لگ بھگ 1300 کلومیٹر، جو ظاہری سی بات ہے ایران کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے۔ اسی میسائل کے پریکشن نے تو امریکہ کے چہرے کو پریشانی کی وجہ بنا دی، یا کہہ سکتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے لال کر ڈالا، اور اس نے اب اور بھی زیادہ کٹھور طریقے سے ایران کے اوپر ہر طریقے سے پرتیبند لگانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 2008 میں ایران نے اپنا میڈیم رینج بیلسٹک میسائل سیجل کا پریکشن کیا، جس کی آپریشن رینج لگ بھگ 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حد سے زیادہ رینج کا گول اچیو کر لینے کے بعد اب حسن تہرانی کے سامنے بڑا چیلنج تھا CIPC کرنا۔ سمپل بھاشا میں کہوں تو میسائل کو ایکوریسی کو بڑھانا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خان کی طرف سے پرسنلی حسن تہرانی کو اس بات کے آرڈر دیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری میسائل کی ایکوریسی کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے تاکہ جب بھی فیوچر میں ان میسائلوں سے کہیں پر بھی حملہ کیا جائے تو عام لوگوں کی جان کم سے کم جائے۔ فی الحال آج کا سٹیٹس تو یہ ہے کہ ایران کے پاس الگ الگ رینج کی بے شمار میسائلز پائی جاتی ہے، اتنی کہ شاید ان کو یہاں پر ایکسپلین کرنے پر ویڈیو کو زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا۔ اب تو ایران اس ہائپرسونک میسائل کو بھی حاصل کر چکا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر صرف 3 سے 4 دیشوں کے پاس ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ رپورٹ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہائپرسونک میسائل کے معاملے میں ایران شاید امریکہ سے بھی آگے ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر تو چائنا کو مانا جاتا ہے، دوسرے پر رشیا کو، جبکہ تیسرے پر امریکہ کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن 2023 میں جب سے ایران نے اپنی فتح ہائپرسونک میسائل کو دنیا کے سامنے انویل کیا، تب سے کچھ جگہ پر یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ شاید ایران امریکہ سے بھی اوپر ہے۔ ان تمام چیزوں سے بھی الگ ہٹ کر امریکہ اور اسرائیل کو جو چیزیں سب سے زیادہ پریشان کرتی وہ ہے ایران کی انڈر گراؤنڈ میسائل سسٹم۔ ہاں دوستوں، ایران نے اپنے پورے دیش کے الگ الگ علاقوں میں خفیہ طور پر زمین کے بہت نیچے یعنی انڈر گراؤنڈ میسائل سسٹم بنا رکھی ہے، جہاں پر جانا تو کوئی نیوکلیئر اٹیک کا اثر ہو سکتا ہے، نہ کوئی نیوکلیئر اٹیک کا اثر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اوپر سے کتنے بھی بم گرا دیے جائے ان کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں سے ایران اگر کبھی بھی چاہے تو اچانک سے خفیہ طور پر کسی بھی علاقے میں اٹیک ضرور کر سکتا ہے۔ آخر میں بات کرے اگر حسن تہرانی کی تو یہ بات ہے 12 نومبر 2011 کی، جب ایران کے ایک میسائل پروگرام کے بیس پر بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس بڑے دھماکے میں IRGC کے 17 لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور انہی 17 لوگوں میں ایک بڑا نام شامل تھا ایرانین میسائل پروگرام کے آرکیٹیکٹ مطلب کہ حسن تہرانی کا۔ ایرانی میڈیا کی سے بات یہ خلاصہ کیا گیا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، کیونکہ اس بیس پر میسائل پروگرام سے جڑا ہوا ہی کوئی کام چل رہا تھا اور اسی میں ہی وہاں پر بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ فی الحال دوستوں، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیشن لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔